हेलो भारत के वीरो, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग के 10th की प्रिपरेशन। तो आई होप आप बहुत अच्छे एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो हर साल सीबीएसई रिपीट करता ही करता है। और ये 10 क्वेश्चन अगर आप ढंग से एनालिसिस कर लेते हैं ना, तो आपको समझो पूरा लाइट का चैप्टर कंप्लीट होने वाला है और 1 बाय 1 करके हर चैप्टर्स का लेकर आने वाला हूं। और मैथ्स का भी इस तरीके से सीरीज आने वाला है। तो अगर आप कोई पेड कोर्सेज ज्वाइन किया होगा ना, तो पेड कोर्सेज का जो कंटेंट है ना वो देख लीजिएगा, और ये जो कंटेंट दे रहा है ना आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कंटेंट कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या वैल्यू इसकी है ना। तो इसको ढंग से एनालिसिस कीजिएगा और जो क्वेश्चंस हम लोग करवा के दिखा रहे हैं ना, उस चीज को क्या करना है आपने, एनालिसिस करना है यहाँ पे ने। और जितने भी पार्ट्स हैं हर क्वेश्चंस का, उसको एनालिसिस करना, आंसर निकालना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। अगर एनालाइज करके पढ़ेंगे ना तो आप हर कंसेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं सारा का सारा A to Z टॉपिक टच करने की कोशिश किया हूँ लाइट का, और इस तरीके से आपका ह्यूमन आई का, इसी तरीके से आपका करंट का, इस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, और सारे चैप्टर्स का आपका वीडियो लेक्चर मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों इस वीडियो लेक्चर में। और इसके आगे 2 वीडियोज और आएंगे, जिसमें एक आएगा जो मैक्सिमम हार्डली 10 मिनट्स के होंगे। हर वीडियो इस तरीके से सीक्वेंस डिवाइड करेंगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला जाएगा, और इसके बाद 1 आवर और 1.5 आवर का आ सकता है जिसमें 1 शॉट वीडियो लेकर आने वाला है। इतना कंटेंट आपने कर लिया और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट ये है कि फॉलो अप करते रहिएगा, और अगर कोई कंटेंट मान लीजिए आपको याद नहीं रहता है, सो यू मस्ट गो थ्रू द सेकेंड टाइम्स। एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद दोबारा से देख लीजिए, तो आपको माइंड में सारी चीजें फिट होने वाली है। कहने का मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा, तभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अच्छे तरीके से क्रैक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है बेटा, An object 4 cm in height is placed at 15 cm in front of a concave mirror। तो देखिए क्वेश्चन जब भी सॉल्व कीजिएगा ना, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्या तरीका है ध्यान से सीखिएगा। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे इस तरीके से सॉल्यूशन। अब इसमें क्या करना बेटा, सबसे पहले जो गिवन है ना उस डाटा को लिखा करो कि गिवन है आपके पास क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे तो क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है बेटा जी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट सिंबली किससे करते हैं, एचओ से, दैट विल बी गिवन टू बी 4 सेंटीमीटर, है ना, एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। अब सोचो ध्यान से कि कनकेव मिरर आपके माइंड में इमेज होना चाहिए कि कनकेव मिरर ऐसा होता है, और ऑब्जेक्ट को हमेशा इन फ्रंट में रख रहे हैं, मतलब इधर रखेंगे। और कोई भी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं बेटा जी, पोल से हमेशा। अब यहां से जब भी ऑब्जेक्ट में से लाइट आएगा, लाइट कैसे आएगी ऑब्जेक्ट में से, तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आप, माइनस, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, यहां पे माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे तो क्या गिवन है, फोकल लेंथ। तो अगेन फोकस यहां पे होता है, तो फोकल लेंथ इधर मेजरमेंट करेंगे तो अगेन ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, -10 सेंटीमीटर। ओके, अब कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी अ स्क्रीन टू बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सिंपल सी बात है, आपको इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वी नो। ये आपको सारा प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ कि लिखना कैसे पेपर में। तो हम लोग जानते हैं कि मिरर देखने में हमें अच्छा फीलिंग आती है, मतलब खुद को जब मिरर में देखते हैं तो इसलिए उसमें क्या आता है, पॉजिटिव। और किसी को चश्मे लग गया लेंस है तो उसके फॉर्मूला में क्या आता है, निगेटिव। तो इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है, आपको याद रह जाएगा, 1/u + 1/v। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए सबका। तो f की वैल्यू कितना गिवन था बेटा, -1/10। ओके, आपका u की जो वैल्यू था वो कितना था बेटा जी, -1/15, एंड ये आगे कितना, 1/v। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 1/v की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/15 - 1/10। अब इसका एलसीएम सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा, 30। तो ये 30 एलसीएम आ गया, इधर आ गया 2, इधर आ गया कितना बेटा, 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/v इज इक्वल्स टू -1/30। दैट इंप्लाइज, यहाँ पे रेसिप्रोकल करना मत भूलिएगा। तो v की वैल्यू कितना आ गया, -30। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, कि रियल इमेज बना है कितने दूरी पे, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जब इस तरीके आंसर लिखेगा ना, तो यहाँ पे आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। डिडक्ट क्यों करेगा भैया, क्योंकि यहाँ पे आपने यूनिट नहीं लिखा, तो लास्ट में यूनिट को नहीं भूलना है। जहाँ पे आपका स्टडी रूम है ना, वहां पर लिख के चिपका लो, यूनिट्स नहीं भूलना है, यूनिट्स नहीं भूलना है, यूनिट्स नहीं भूलना है। रिविजन इंपॉर्टेंट है, रिविजन इंपॉर्टेंट है, रिविजन इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंस है ना, जरूर लिख लो। इससे क्या होगा, आपका माइंड सेट ना फिक्स रहेगा, और जब बार बार उसको देखोगे ना, तो फिर वो करने का दिल करेगा, मतलब रिविजन। और उसके बाद क्या, आपका यूनिट्स लिखने का
जो हैबिट है वो बन जाएगा पहले अपने आप ही। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 द इमेज 10 क्या लिखेंगे बेटा जी, 10 स्क्रीन मस्ट बी प्लेस्ड at a distance of 30 centimeter in front of concave mirror, है ना। तो ये इस तरीके से लिखेंगे ना तो आपका मार्क्स कहीं भी डिडक्ट नहीं होने वाला, कंप्लीट फुल मार्क्स आएगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन आपको ये है कि सारी चीजें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने आने चाहिए। ओके, आगे देखिएगा क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा था, कैलकुलेट हाइट ऑफ द इमेज। अब यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज का मतलब क्या है बेटा, कि हाइट ऑफ इमेज हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए जिसके फॉर्मूला में पॉजिटिव उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, से नेगेटिव। मतलब ये कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, आप लोग जानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बाई यू। ओके, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा, जिसके फॉर्मूला में पॉजिटिव मतलब 1/f इक्वल्स टू क्या लिखा था मैंने, 1/u प्लस 1/v। तो ये मिरर फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला में पॉजिटिव का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन में नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं और देखिए ये कितना निकाले बेटा, -30। ये कितना गिवन था आपको, -15। ये कैंसिल आउट होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं आएगा, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। दैट इंप्लाइज ये कितना आ जाएगा बेटा, -2। कितना आ गया, -2। तो दिस इज द हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट इंप्लाइज अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 गिवन था, इज इक्वल्स टू -8 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आ गया, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप चीजें करेंगे तो आपका ये कंप्लीट आंसर आ गया और आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा, जो भी होगा 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड राइट इट्स एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, राइट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, कि रिफ्रैक्शन का मतलब आप जानते हैं कि जब आप लाइट सोर्स से लाइट को इंसिडेंट करते हैं किसी भी ट्रांसपेरेंट बाउंड्री पे या मीडिया पे, तो लाइट क्या करता है बेटा, फ्रैक्ट कर जाता है, मतलब दूसरे मीडियम में चला जाता है। तो इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहला क्या लिखेंगे कि इंसिडेंट रे, क्या लिखेंगे बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane at the point of incident on any two transparent media। मतलब तो जो बाउंड्री होगा ना उस पॉइंट पे क्या करता है, एक ही प्लेन में लाई करता है। दिस इज द लॉ फर्स्ट हो गया। सेकंड जो हम लोग लिखते थे रिफ्लेक्शन में, I इक्वल्स टू R, बट यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज हो जाएगा, तो एंगल चेंज हो जाएगा। तो सेकंड लॉ क्या लिखते हैं कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल रिमेन्स कांस्टेंट, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो डायग्राम भी बना दीजिएगा तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा। लॉ तो लिखना ही आपने, लेकिन अगर आप सिर्फ ये लिख दीजिएगा कि साइन आई अपॉन साइन आर, लॉ 2 में आप लिख दीजिएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो यहाँ पे माइट में हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिखने पे फोकस करना है, मतलब एलोबरेट करना है चीजों के। ये मत सोचिए कि एग्जामिनर को सारी चीजें आता होगा तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, शॉर्टकट आपने नहीं अपनाना है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप उस तरीके से लेंथ को इंक्रीज कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर ये नीचे फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे कह रहा है आपसे डिफाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन में क्या लिखेंगे बेटा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, या फिर कहीं कहीं बुक में देखें तो एन से लिखा रहता है। तो ये कैसे डिफाइंड होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, to that of speed of light in medium, मतलब वो किसी भी मीडियम के अंदर इन दोनों का जो रेशियो है ना वही क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या कहलाता है, देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू C अपॉन C इन मीडियम, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर C अपॉन VV लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगा। कोई पूछेगा आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होता है, तो ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो यूनिट लेस हो जाएगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग और क्या कह रहा है क्वेश्चन में।
इसका बी पार्ट कह रहा है बेटा, यहां तक कंप्लीट हो गया हमारा ए पार्ट। बी पार्ट कह रहा है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ टू मीडिया ए एंड बी आर 2 and 1.5। अगेन मैं क्या बोलूंगा, जैसे बी पार्ट का आप सॉल्यूशन करेंगे तो बी पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि गिवन क्या क्या है। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है दो मीडिया का, ए का एंड बी का, ये गिवन है 2, ये गिवन है आपका 1.5। ए एंड बी का कितना गिवन है बेटा, 2 and 1.5 रिस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज 2 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन, पहला वैक्यूम, दूसरा इन मीडियम ए। ओके, तो बी के अंदर गिवन है आपका स्पीड ऑफ लाइट, देखिएगा ध्यान से। तो स्पीड ऑफ लाइट गिवन है बी में कितना, 2 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब हमें गिवन किस में स्पीड है, बी में, तो यहाँ पे बी लगा देंगे, यहाँ पे बी लगा देंगे, वैक्यूम का तो सी रहने दीजिए। ये कितना गिवन है आपका 1.5, ये आ गया सी, ये कितना है बेटा जी, ये गिवन है 2 into 10⁸8। तो यहाँ से अब इसको इधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो सी की वैल्यू आ जाएगा 2 into 1.5 मतलब 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड आना भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप ये आपको चीजें समझ आएगा कि किस तरीके से हमने करना है क्वेश्चंस को। तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड आपको पूछ रहा है मीडियम ए, तो मीडियम ए के लिए क्या करेंगे बेटा जी, सेकंड पार्ट मैं कर रहा हूं। तो मीडियम ए के लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, और ये हम सी निकाल चुके हैं कितना, 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू कितना गिवन था बेटा, ए का 2, तो ए का आपका गिवन है 2, दैट मीन्स कितना आ गया 1.5 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, 1.5 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का कितना था 2 सा, सिंपल हमने 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। तो ये चीजें आपको क्लियर हुआ होगा, तो इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट्स है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये मैं साइड कर देता हूँ। ओके, तो ये वीडियो को पॉज करके दोबारा से आप लिख सकते हो। चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है, तो हर चीज को ना नोट डाउन कीजिए और एटलीस्ट विजुअलाइज करो कि किस तरीके से चीजें सॉल्व हो रहा है, किस तरीके से हम लोग चीजों को एनालिसिस करते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड इरेक्ट एज वेल एज मैग्नीफाइड इन्वर्टेड। दो कंडीशन दिया है कि कन्वेक्स लेंस है जिसके केस में एक मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बनना चाहिए। इरेक्ट मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ऊपर की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर। तो ये केस आपको याद होगा, वो 6 केसेस आपको है ना। 6 केसेस का मतलब क्या है, एक हैंड में कितने फिंगर्स होते हैं, 5, तो 5 ही रियल बनता है, और जो 6th होता है वो क्या बनता है, वर्चुअल बनता है, जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। तो आगे क्या कह रहा है बेटा, इन फ्रंट ऑफ इट ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट, है ना। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से आपको चीजें पूछ रहा है कि मतलब बताओ भैया ये कौन कौन से पोजीशन पे बनेगा। तो देखो, अगर हम लोग चर्चा करते हैं ना किसकी, कन्वेक्स लेंस की, तो कन्वेक्स लेंस में आप लोगों को पता है ना, कन्वेक्स लेंस में सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हमारा ये हो गया C1, ये हो गया हमारा F1, और ये हमारा क्या हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इधर हमारा होता है F2, और इधर हमारा क्या होता है बेटा C2। ओके, अब ध्यान से देखो कि क्या क्या पोजीशन हो सकता है। एक तो इनफाइनाइट वाला हो गया, दूसरा बियॉन्ड COC हो गया, एट COC हो गया, बिटवीन C एंड F हो गया, एट F हो गया, और कहां पे बन गया बेटा, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इस तरीके से हम लोग 6 केसेस करते हैं। ओके, तो ये 6 केसेस आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से लिखते हैं। अब सोचो ढंग से कि जब हम लोग इनफाइनाइट पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है, मतलब पॉइंट साइज बनता है। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आएगा पास, इमेज जाते जाएगा दूर, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होता जाएगा, इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा। अब यहाँ पे देखो ढंग से कि बियॉन्ड COC रखते हैं तो यहाँ पे बनता है कहीं छोटा थोड़ा साइज में बनता है, जब COC पे रखते हैं तो सेम साइज का बनता है। COC पे कहाँ पे बनता है बेटा, सेम साइज का। अब इसके बीच में रखते हैं तो बियॉन्ड C बनता है और इनलार्ज्ड बनने लग जाता है, तो एक पोजीशन आ जाएगा C1 एंड F1 के बीच में रखेंगे। ओके, फोकस पे रखते हैं तो कहां पे बनता है, इनफाइनाइट पे बनता है, इन्वर्टेड ही बनता है। आपको एक पूछ रहा था ये मैग्नीफाइड वाला, एक तो पोजीशन आ गया बिटवीन C1 एंड F। अब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस बन के बीच में रखेंगे तो कहां पे बनता है बेटा, पीछे इसी डायरेक्शन में बनता है। तो ये दो कंडीशन आपको गिवन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C1 एंड F1 एंड व्हेन द प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। सो दीज आर द 2 केसेस। तो आपको ढंग से स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C1 एंड F1 देन द इमेज विल बी रियल, मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड।
यहां पे जब रखेंगे बिटवीन F1 एंड O तो यहां पे क्या बनेगा, इरेक्ट, इनलार्ज्ड और क्या बनेगा बेटा, वर्चुअल। तो इस टाइप से चीजें आपको 6 याद होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। ओके, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन इट्स रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द इमेज इफ एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन टॉल। अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए वही सेम करेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या चीज है बेटा। तो देखो यहाँ पे आपने सबसे पहले समझना है कन्वेक्स लेंस गिवन है, तो कन्वेक्स लेंस में आपको याद रखना है कि फोकल लेंथ क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फोकल लेंथ होगा बेटा, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। किसके लिए, कन्वेक्स के लेंस के लिए, जिसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे फोकल लेंथ कितना गिवन है, दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे चलते हैं और क्या रहा है, टू ऑब्टेन इट्स रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो आपके पास v भी गिवन है, कितना गिवन है बेटा, 30 सेंटीमीटर। तो आपको पता है ना कि इसमें इमेज भी इसी साइड बनता है, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट की डायरेक्शन में जाएगा, ऑब्जेक्ट में से लाइट इस डायरेक्शन में जाएगा। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इधर प्लेस्ड होता है ना, तो लाइट इधर से इधर जाएगा। आप लाइट की डायरेक्शन मेजरमेंट कर रहे हैं तो चीजें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अपोजिट में नेगेटिव होता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेंस फार्मूला लगाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, वीनो, है ना। तो बीनो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, 1/f। अब यहाँ पे क्योंकि लेंस है, जिसको चश्मे लगा मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो निगेटिव है, तो इसके फार्मूला में निगेटिव आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u। ओके, अब यहाँ पे चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फोकल लेंथ कितना हो गया बेटा जी, 1/20 विच इज इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/u। ओके, तो यहाँ पे ले आओ, तो 1/u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको उधर शिफ्ट कर लीजिए, 1/30 माइनस 1/20। तो इसका एलसीएम आ गया 60 बेटा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। दैट इम्प्लाइज ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, देखिएगा कहाँ पे, u इक्वल्स टू माइनस 1/60। दैट इम्प्लाइज u की वैल्यू कितना आ गया, माइनस 60 सेंटीमीटर। ओके, तो ये चीजें आपको समझ आया होगा कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है दैट विल बी माइनस 60 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ओके, तो माइनस 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को जब रखेंगे तो इमेज हमारा कहां पे बन जाएगा बेटा, 30 सेंटीमीटर पे। ओके, अब यहां पे देखो ढंग से कि ऐसे एनालिसिस करो कि जो आपका फोकस है ना, फोकल लेंथ कितना गिवन था बेटा जी, फोकल लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। दैट इंप्लाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f। हालांकि ये पूछा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा एनालिसिस करके आपको दे रहा हूं। तो ये कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमारा फोकस कितना बेटा, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर रखा है, बियॉन्ड COC, है ना। क्यों, क्योंकि भैया ये 40 है ना, हमारा आंसर कितना है 60 पे, तो बियॉन्ड COC। तो जब बियॉन्ड COC रखते हैं तो इमेज कहां पे बनता है बेटा, बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F। तो देखो C की वैल्यू कितना था, C की वैल्यू कितना था, 40। ये हमारे पास कितना था फोकस, 20। तो क्या इसके बीच में इमेज बना है, 30 पे, बिल्कुल बना है, बिल्कुल सही आंसर। तो इस तरीके से एनालिसिस करना होता है कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था, इमेज कहाँ पे बनना चाहिए। तो वो 6 का 6 पोजीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको आंसर पहले पता लग जाएगा कि इमेज कहाँ पे बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा तो सोचो कुछ गड़बड़ कर रहे हो डाटा में, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव साइन में आपको गलती नहीं करनी है। आगे पूछ रहा बेटा जी आपसे कि हाइट ऑफ, बताओ भैया कि इमेज क्या होगा, है ना। हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन लिख लीजिए, हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, और ये कितना आ जाएगा बेटा, v/u कितना आ गया, -60 डिवाइडेड बाई सॉरी ये 30 आपका गिवन था, 30 डिवाइडेड बाई -60। ओके, तो ये आ गया कितना, 1/2। कितना आ गया बेटा, 1/2। तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा कितना, सिंपल है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा, 4/2। तो 4/2 का मतलब कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है। तो ये -2 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो आ गया, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर। और -2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है ना, और रियल बना है
और कैसा बना है, इन्वर्टेड बना है। तो ये चीजें इस तरीके से न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिएगा, मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ लेंसेज they are combined to increase the magnification and sharpness of image. The net power of the lenses placed in contact is given by the algebraic sum of the power of the individual lenses P1, P2, P3 and so on, which is equals to P1 plus P2 and so on, right? This is also termed as the simple additive properties of the power of lenses, widely used in design lens system of cameras, microscopes and telescopes. These lenses system can have the combination of lenses and also concave lenses. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सिंपल आपको प्रॉपर्टीज बता रहा है कि जो हम लोग अगर बहुत सारे लेंसेज को कंबाइन करके रख देते हैं कुछ इस तरीके से, मान लीजिए एक लेंस है, ये एक लेंस है, ये अनदर लेंस है, ये अनदर लेंस बन रहा है ना, तो इस तरीके से लेंसेज को कंबाइन करके रख देते हैं तो हम लोग सिंपल ये एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ पावर को फॉलो करता है, मतलब नेट पावर होगा P1 प्लस P2 एंड सो ऑन, जितने भी कॉन्टेक्ट में आप रखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द नेचर कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर कितना बेटा +4 डायोप्टर एंड कनकेव लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। अब यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, आप जो गिवन डाटा है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले गिवन में क्या करेंगे बेटा, गिवन में आप लिखेंगे पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस आपको कितना गिवन है बेटा जी, +4 डायोप्टर। सिमिलरली लिखेंगे पावर ऑफ कनकेव लेंस, तो पावर ऑफ कनकेव लेंस कितना लिखेंगे आप, दैट विल बी -2 डायोप्टर। अब इससे नहीं पूछ रहा है, ये तो आपको पता ही है ना, ये कन्वेक्स का मतलब कन्वर्जेंट हो गया और डाइवर्जेंट हो गया, तो इसको कॉम्बिनेशन का पूछ रहा है। तो कॉम्बिनेशन में मतलब कितना हो जाएगा, टोटल पावर इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, दैट इंप्लाइज 4 - 2 विच इज इक्वल्स टू +2 डायोप्टर। और +2 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये कन्वर्जेंट नेचर का है, तो ये क्या आ जाएगा, नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विल बी कन्वर्जेंट। कैसा आ जाएगा, कन्वर्जेंट। ओके, नेक्स्ट कह रहा है बी पार्ट देखिएगा, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर। ओके, अब अगर हो सकता है इसका नेचर पूछ देता माइनस में, तो आपको पता है ना माइनस का मतलब क्या हो जाता, डाइवर्जेंट है ना, मतलब क्या हो जाएगा, कनकेव लेंस। क्या हो जाता, कनकेव लेंस। देखिए अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि पावर कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, मतलब कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और फोकल लेंथ निगेटिव होता है किसके लिए, कनकेव के लिए। तो यहाँ पे देखो, तो अगर पावर की बात करें तो 1/f विच इज इक्वल्स टू -1/2.5। अब ये ध्यान रखेगा इन मीटर में होता है, किस में होता है, मीटर में, इन मीटर में होता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आ जाएगा 1/-2.5 विच इज इक्वल्स टू 10/25, और ये माइनस में आएगा और जो भी आएगा आंसर मीटर में आएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, -0.4, ये किस में आ जाएगा, मीटर में आएगा। दैट मीन्स फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू -0.4 मीटर। तो ये फोकल लेंथ आपका किस में आ गया, मीटर में आ गया। और सेंटीमीटर में जब लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, 100/f इन सेंटीमीटर। ओके, तो यहां से आपको यहां से नेचर भी पूछ सकता है लेंस का। तो ध्यान रखिए, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस होगा बेटा, कन्वेक्स लेंस होगा। ओके, और फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो क्या होगा बेटा, कनकेव लेंस होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें और कुछ पूछ रहा है क्या। नेक्स्ट कह रहा है सी पार्ट में, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द नेचर एंड पोजीशन ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 0.41 डायोप्टर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अब इसमें देखिए बेटा क्या क्या गिवन है ना, उस डाटा को सबसे पहले लिखो। सबसे पहले क्या गिवन है आपका, पावर। तो पावर कितना गिवन है, 0.1 डायोप्टर, प्लस में गिवन है। तो देखिए पावर इज इक्वल्स टू, गिवन लिखेंगे हम लोग सी पार्ट में, थर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है पावर इज इक्वल्स टू +0.1 डायोप्टर, +0.1 डायोप्टर। ओके, तो मतलब फोकल लेंथ कितना होगा बेटा, 1/p। 1/p ये किस में हम लोग निकाल रहे हैं, मीटर में। तो 1/0.1 दैट इंप्लाइज कितना आ गया, 10 मीटर। ओके, 10 मीटर मतलब अगर सेंटीमीटर में करें तो फोकल लेंथ कितना आ गया, +1000 है ना सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया क्या, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आ गया +1000 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, प्लस का मतलब क्या बताया था, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट। तो ऑब्वियसली कन्वर्जेंट मतलब कन्वेक्स लेंस बनने वाला है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा कहीं पे COC हो गया, ये C1 और F1 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन था दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। आई होप देखिएगा
आपका तो गिवन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं आप, 20 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं। आपका फोकल लेंथ जो है यहाँ पे कितना है बेटा, ये 1000, कितना है 1000। तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं होगा, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं होगा। तो दैट मीन्स ये कह सकते हैं अपन कि ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखा है। तो यहाँ पे जब भी रखते हैं ना तो एक रेज क्या डालेंगे इस तरीके से पैरेलल, ये कहाँ से पास करेगा, सेकंड फोकस से। ये हमारा मान लीजिए सेकंड फोकस है, और ये जो है सेकंड रेज कहाँ से डालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से कुछ इस तरीके से। अब इसको इंक्रीज कर दीजिए इस तरीके से, और इसको भी इंक्रीज कर दीजिए कुछ इस तरीके से। तो कहीं यहाँ पे ये मिल जाएगा, है ना, कहीं यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा जी, यहाँ पे ये बनने वाला आपका इमेज। ओके, तो यहाँ पे आपका इमेज बनेगा, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे ना एक काम कीजिए, आप इसको जब भी बनाइएगा ना डॉटेड बनाइएगा, डॉटेड बनाइएगा, क्योंकि आपके डॉटेड से पता चलना चाहिए कि वर्चुअल है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइड, है ना। तो ये आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम लोग थर्ड पार्ट का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, सबसे पहले हमने फोकल लेंथ निकाली। अगर आपको पोजीशन में पूछता तो पोजीशन में क्या था, आपने सिंपल लगा देना था फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। तो आपको पोजीशन भी पता लग जाता है कि कहाँ पे बन रहा है, एग्जैक्ट पोजीशन भी आप ढूंढ पाते हैं। ओके, तो आई होप ये पार्ट क्लियर होगा प्यारे बच्चों। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, एनालाइज द फॉल। देखो यार, सबसे पहले ये है ना कि जब भी बड़ा क्वेश्चन देखते हो ना, तो बड़ा क्वेश्चन देख के ना घबराया मत करो, आंसर उसके छोटे होते हैं। बस यू हैव टू बी हैव द पेशेंस, और उस तरीके से आप पेशेंस रख के क्वेश्चंस को रीड कीजिए और देखिएगा स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनालाइज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल शोइंग वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस v and object distance u in case of convex lens and answer the questions that follows without doing any calculations। आपको बिना कैलकुलेशन को बताना है, सिर्फ डाटा का एनालाइज करके क्या बताना है बेटा, कन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बोला है कन्वेक्स लेंस के लिए आपने बताना है। कह रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ओके, तो फोकल लेंथ क्या आएगा, तो फोकल लेंथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आपको गिवन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 1/f = 1/v - 1/u। अब आपको एक बात क्लियर है ना कि जब भी आप रखेंगे तो फोकल लेंथ क्या आने वाला है, पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। तो चलिए यहाँ पे आप वैल्यूज को रखिए, वैल्यूज को रखूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है -90 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ जाएगा 1/90, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये गिवन है आपका कितना 18। तो यहाँ पे रख दीजिए 18, तो यह आ जाएगा 1/18, और ये आ जाएगा 1/f। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम टू बी 90, और ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ गया 5, और ये आ गया 1, दैट मीन्स 6 आ गया। तो फोकल लेंथ रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 90/6। ओके, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 45/3, दैट मीन्स 15। तो फोकल लेंथ कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपका इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट कर रहा है राइट द सीरियल नंबर ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन विच इज नॉट करेक्ट, है ना, विच इज नॉट करेक्ट, हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इस सीरियल नंबर में बताना है आपको कौन सा जो गिवन है वो करेक्ट नहीं है। ध्यान रखिए कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो किधर रखते हैं, फर्स्ट वाली साइड में। फर्स्ट वाली साइड में ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्वेशन लो तो सारा डाटा निगेटिव है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इमेज हमेशा किधर बनता है बेटा, सेकंड वाली साइड में। अच्छा, फोकल लेंथ आप कितना निकाले हो, फोकल लेंथ जो निकाले हो 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर मतलब समझना इस चीज को, कन्वेक्स लेंस की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका C1 हो गया, यहाँ पे आपका F1 हो गया। ओके, तो फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है बेटा 15 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ओके, माइनस नहीं लगा रहा हूँ, आपको अंडरस्टूड हो जाएगा रेज डायग्राम से। अब यहाँ पे देखो, इस डाटा को ध्यान से देखिए तो 15 से छोटा कोई वैल्यू लिया हुआ है क्या, तो आपको दिख रहा होगा जो 10 वाला वैल्यू है वो 15 से छोटा है, और 15 से छोटा है मतलब कहाँ पे रख रहे हो बेटा, 15 से छोटा है मतलब यहाँ पे कहीं रख रहे हो। अब यहाँ पे जब भी रखोगे ना तो इस बात का ध्यान रखिए ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, तो इमेज किधर बनता है, सेम साइड में बनता है। इमेज किधर बनता है, सेम साइड में बनता है, और सेम साइड में मेजरमेंट करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस डाटा को, सॉरी, इस डाटा को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए
तो देखेंगे ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, जबकि इसको क्या होना चाहिए था, नेगेटिव, क्योंकि सेम साइड में बन रहा है। तो और ये ऑब्जेक्ट को एक्चुअली में कहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि हमारा फोकल लेंथ 15 आया है, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस में, तो इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए था, नेगेटिव। तो ये डाटा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका सीरियल नंबर क्या आ जाएगा बेटा जी, 6, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर, हेंस द डिस्टेंस ऑफ इमेज मस्ट बी नेगेटिव, जबकि यहाँ पे क्या गिवन है, पॉजिटिव। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ आया क्या होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं आगे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, टेक एन एप्रोप्रिएट स्केल टू ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द ऑब्जर्वेशन एट सीरियल नंबर 4 एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। ओके, अब चलते हैं हम लोग सीरियल नंबर 4 पे। सीरियल नंबर 4 में देखिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको गिवन है -20, इमेज डिस्टेंस गिवन है आपका +60। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, और थर्ड पार्ट में हम लोग को गिवन जो है, गिवन है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस विल बी 60 सेंटीमीटर, और ये आपका कितना गिवन था, -40 सेंटीमीटर। एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। देखिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा है -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। ओके, अब यहाँ पे रख दो, तो 1/60 -1/20 प्लस हो जाएगा, इसका एलसीएम आगे बेटा जी 60, और यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 + 3 दैट इम्प्लाइज 4/60। तो यहाँ से भी फोकल लेंथ कितना आ रहा है, यहाँ से भी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, आपने करना क्या है, देखो आपको क्या कह रहा है, टेक एन एप्रोप्रिएट स्केल, ड्रॉ अ रे डायग्राम, है ना, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द सीरियल नंबर 4। मैग्निफिकेशन ही पूछ रहा है, तो रे डायग्राम, चलिए यहाँ पे हम लोग को सब कुछ पता चल गया। तो यहाँ पे रे डायग्राम बना दीजिए। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, मतलब कौन सा लेंस है बेटा, कन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना दिए, यहाँ पे क्या आ गया C1, यहाँ पे आ गया F1, और यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर। अब यहाँ पे 20 पे रखा है, फोकल लेंथ हमारा 15, तो कहीं पे यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, पैरेलल रेज डालेंगे, कहाँ से पास करेगा बेटा जी, फोकस से पास करेगा। तो ये हमारा F2 हो गया। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, C2 हो जाएगा। अब बिटवीन दिस रखा है, तो यहाँ पे देखना ध्यान से, आपका यहाँ पे कहीं इमेज बना है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, यहाँ से लिख देंगे आप क्या, A', और ये क्या आ जाएगा आपका B'। तो ये आपका इमेज बन गया। ये हमारा क्या था, सेकंड फोकस, ये हमारा क्या है, C2, यहाँ पे बन गया। तो बियॉन्ड क्या बना बेटा, बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2। तो ये आप सिंपल इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं। रे डायग्राम में एक बात का ध्यान रखिएगा, एरो बनाना बहुत जरूरी है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, किसके लिए, थर्ड पार्ट के लिए। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन में आपको सॉरी मैग्निफिकेशन भी पूछ रहा था। तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, मैग्निफिकेशन M = V/U, है ना, V/U। तो यहाँ पे क्या गिवन था बेटा आपका, ये 60, और ये आ जाएगा कितना, 20 आपका गिवन था। तो ये -20 माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, मैग्निफिकेशन टू बी +3। मैग्निफिकेशन कितना आ गया बेटा जी, +3। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, सेम रेशियो है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ रियल इमेज 2/3 ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, 2/3 ऑफ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड कन्वेक्स लेंस when an object is at a distance of 12 cm from it, find the focal length of the lens। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो गिवन डाटा देखो क्या क्या गिवन है आपको। तो गिवन है रियल इमेज 2/3 ऑफ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, 2/3 ऑफ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है यहाँ पे, V/U, है ना, V/U। तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 2/3 आपको गिवन है, 2/3 मतलब मैग्निफिकेशन हो गया। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस निकल आएगा, दैट विल बी कितना आ जाएगा बेटा, 2/3 ऑफ 12। तो 12 का मतलब कितना हो गया, ये 8 + 8 सेंटीमीटर पे आ गया इमेज फॉर्मेशन। ओके, तो इमेज फॉर्म टू बी एट द डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आगे हम लोग चलते हैं, और आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए क्या करेंगे आप, फार्मूला लगा दीजिए। तो फोकल लेंथ आ जाएगा 1/f = 1/v - 1/u। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 1/8 माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टू बी नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा -12, दैट इम्प्लाइज कितना हो जाएगा बेटा, 1/8 + 1/12। ओके, अब यहाँ पे देखो तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 24
और ये कितना आ जाएगा बेटा 3, और ये कितना आ जाएगा 2, दैट इम्प्लाइज कितना आ जाएगा 5/24। ओके, तो 1/f। अब रेसिप्रोकल कर लीजिए तो फोकल लेंथ आ गया 24/5, दैट मीन्स 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहाँ पे फोकल लेंथ सिंपल आप निकाल पाए, फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा है, गिवन जो डाटा रहेगा ना उसको एनालिसिस करना सीखिए। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में ये गिवन है, ध्यान से देखिए कि रियल इमेज 2/3, रियल इमेज बोल रहा है, रियल मेंशन कर दिया आपको, रियल इमेज 2/3 ऑफ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जैसे ही बोला तो आपको माइंड में एक चीज आ जाना चाहिए था कि फोकल लेंथ को जो आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं आ रहा तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से डाटा आपको माइंड में रहेगा ना तो सही आंसर आप निकाल पाएंगे। तो आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर होगा कि इमेज डिस्टेंस हमने निकाला और इमेज डिस्टेंस से हमने क्या निकाल दिया, फॉर्मूला लगाकर फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल दी। तो फोकल लेंथ का करेक्ट आंसर कितना आ गया 4.8 सेंटीमीटर। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, शो दैट द इंसिडेंट रे of light is parallel to the emergent of light when light falls obliquely on a side of a rectangular glass slab। तो देखिए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि अगर किसी पॉइंट पर आप रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन को आप चेंज करते हैं तो वो जो लाइट रेज है वो अपने पाथ को रिट्रेस करता है। दिस इज नेम्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ओके, अब यहाँ पे ग्लास प्रिज्म के लिए आपसे पूछ रहा है, तो देखिए ग्लास प्रिज्म के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं एक हम लोग ले लेते हैं ग्लास स्लैब, कुछ इस तरीके से हमने ले लिया क्या बेटा, ग्लास स्लैब। ओके, चलिए इसको मैं कलर से फिल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इसको कलर से फिल कर दिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इंसिडेंट रे आपने डाला। जब इंसिडेंट रे डाला तो यहाँ पे क्या बेटा, नॉर्मल, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी, तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। नाउ दिस इज द अगेन एक सेकंड नॉर्मल जो इस सरफेस के लिए होगा, लेट अस से ये ए है, ये बी है, एंड दिस इज सी एंड दिस इज द डी। ओके, दिस इज अवर इंसिडेंट रे, दिस इज द अवर नॉर्मल वन एंड दिस इज अवर नॉर्मल टू, एंड एस कह देते हैं। दिस इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, 1 मान लीजिए, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 मान लीजिए, और ये जो होगा दिस इज द इमर्जेंट रे, और डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जिसको हम लोग इमर्जेंट एंगल बोलने वाले हैं। लेट अस से इसका जो थिकनेस है ग्लास स्लैब का, बुटी, दिस इज द थिकनेस। इसको जाना कहाँ पे था बेटा, देखिए इसको मैं अलग कलर से बनाता हूँ। तो इंसिडेंट रे को जाना किधर था, इधर, ये चला कहाँ पे गया बेटा, इधर। तो ये जो है ना, ये हमारा होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यहाँ पे आपने प्रूफ करना है, तो बाई यूजिंग अ स्नेल्स लॉ, बाई अ स्नेल्स लॉ आप क्या लिखेंगे, स्नेल्स लॉ ऑन, किस पे लगा रहे हैं बेटा, ए बी पे। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, यहाँ पे सिंपल याद रखना कि म्यू1 साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस मीडियम से लाइट रे आई है और जिसमें गई है, मतलब कितना हो जाएगा, μ2 इंटू साइन आर। ओके, तो यहाँ पे लगाइए तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एयर मीडियम है, तो एयर मीडियम के लिए होगा कितना, 1, तो 1 इंटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन एंगल ऑफ r1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ऑन सरफेस हम लोग ले लेते हैं CD, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब ये इसमें से रे आ रही है इस पॉइंट पे, तो क्या लिखेंगे, म्यू इंटू साइन ऑफ, ये एंगल इंसिडेंस बन जाएगा कितना, R2, विच इज इक्वल्स टू, अब ये एयर मीडियम में आ गए तो 1 इंटू साइन एंगल ऑफ इमरजेंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा जी, म्यू इंटू साइन ऑफ R2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ E। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू साइन एंगल ऑफ इमरजेंस, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ओके, तो इस चीज का ये आप, हेंस इट इज प्रूव्ड कि जो हमारा जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे दैट विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है, स्नेल्स लॉ नहीं लगाना, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r, μ1 ध्यान रखिएगा कि उसमें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें से रे आ रही होती है, और μ2 उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है जिसमें रे जा रही होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप ये नहीं लिखते हो तो सिंपल क्या लिखोगे कि व्हेन द रे इज इंसिडेंट ऑन अ पैरेलल सरफेसेस ए बी एंड सी डी एंड इट इज 2 टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्शन, one is
rarer to denser, another one is denser to rarer, hence the incident ray and emergent ray are parallel to each other because of ये दोनों सरफेसेस जो है पैरेलल है और डबल टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो स्टेटमेंट के बेसिस पे लिख सकते हो, मैथमेटिकली करना तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, दोनों करेक्ट होगा। ओके, तो ये चीजें क्लियर हुआ होगा। तो मस्त पढ़ते रहिए और इस तरीके से एनालिसिस कीजिए। मैं बता रहा हूं कि आप हर क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, जितना भी मुश्किल से मुश्किल पेपर बना दे, लेंथी पेपर बना दे, आप डील कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं हम लोग फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ एन कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन 90 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर बाय कीपिंग द फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, है ना, पोल से इतना रख रहा है बेटा। तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट चाह रहा है वो कैसा इमेज चाह रहा है, रियल इमेज चाह रहा होगा। तो रियल इमेज चाह रहा है तो कौन सा मिरर यूज करेंगे, ऑब्वियसली कनकेव मिरर यूज करने वाले हैं। तो सजेस्ट द टाइप्स ऑफ मिरर, पहले यही पूछ रहा है तो ऑब्वियसली कौन सा मिरर यूज करेंगे बेटा, कनकेव मिरर यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया कनकेव मिरर कुछ इस तरीके से, और पोल से हमेशा किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो यहाँ से आपने एक कैंडल को कुछ इस तरीके से रख दिया है, कैंडल को कुछ इस तरीके से रख दिया है, कितनी दूरी पे बेटा जी, 15 सेंटीमीटर पे, कहां से, पोल से। दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, आगे क्या कर रहा है, डिटरमाइन द लीनियर मैग्निफिकेशन इन दिस केस। तो सिंपल सी बात है, पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा बेटा, ए पार्ट का आंसर हो जाएगा, देखिएगा लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ v अपॉन u, दैट मीन्स माइनस ऑफ, ये गिवन है -90 और ये गिवन हो जाएगा कितना, -15, क्योंकि पोल से मेजर कर रहे हैं, यहां से रेज इधर जा रहा है और इमेज आपको बोल रहा है 90 पे बन रहा है। इमेज कहां पे बन रहा है बेटा जी, 90 सेंटीमीटर पे, 90 सेंटीमीटर पे बन रहा है। तो इमेज कहीं यहां पे बन रहा है। ओके, कुछ इस तरीके से ये आपका इमेज बन जाएगा। ओके, तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा बेटा, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, ये कटिंग हो जाएगा तो आ जाएगा -6। मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, -6। अगेन सेम रेशियो है तो इसमें कोई यूनिट इसका नहीं होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। ओके, तो यही है इसके बीच का दूरी है बेटा। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 90 - 15। तो सेकंड जो हमारा बी पार्ट का आंसर हो जाएगा, बी पार्ट का आंसर हो जाएगा, डिस्टेंस जो आ जाएगा कितना, 90 - 15। और ये डिस्टेंस है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो मैग्नीट्यूड लगा दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा, 75 सेंटीमीटर। ओके, तो 75 सेंटीमीटर आपका क्या गया, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। नेक्स्ट कह रहा है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इट्स इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो इमेज फॉर्मेशन यही हो गया, आप सिंपल सी रे इंसिडेंट कर दीजिए पैरेलल, तो फोकस से यहाँ पे आ जाएगा कटिंग, और एक डाल दीजिएगा बेटा कहाँ से, यहां से डाल दो पोल पे, तो ये सिमेट्रिकल आ जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इमेज फॉर्मेशन आ गया। तो ये आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो दैट इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। The ability of medium to refract light is expressed in terms of optical density. Optical density has a definite connotation. It is not the same as the mass density on comparing the two media. One with the large refractive index is optically denser medium than the other. The other medium, what is the lower refractive index, is optically rarer. Also, the speed of light through a given medium is inversely proportional to its optical density. ओके, तो यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, जो स्पीड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, ऑप्टिकल डेंसिटी का। तो आपसे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 2.42। ओके, तो हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमने डील करा था। ओके बेटा, तो यहाँ पे गिवन है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना गिवन है बेटा जी, 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, C/V, दैट इंप्लाइज V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/μ। अब हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये गिवन है आपको 2.42। तो 2.42 जैसे रखोगे कितना आ जाएगा, 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल ये आंसर निकाल पाए होंगे, इसमें क्या है, कुछ खास नहीं है, सिंपल हम लोग फॉर्मूला लगाया और आंसर बताए। अब यहाँ पे और कुछ पूछ रहा है आपसे, सेकेंड पार्ट में क्या आ रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास, वाटर एंड carbon disulfide are 1.5, 1.33, 1.62 respectively. If the ray of light is incident in this media at the same angle, then write the increasing order of angle of refraction. सिंपल सी बात है यार। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है
3 के लिए गिवन है, कार्बन डाइसल्फाइड के लिए गिवन है ना, कार्बन डाइसल्फाइड, तो कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। आपको वाटर के लिए गिवन है और किसके लिए गिवन था बेटा, ग्लास के लिए गिवन है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या था हमारा 1.5, ओके ग्लास 1.5, 1.33 एंड 1.62। ये आ गया हमारा 1.5, दिस इज 1.33 एंड दिस इज 1.62। तो ये आपको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया। अब यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो सोचो यार कि जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जितना ज्यादा ये डेंस होगा उतना ज्यादा ये अवे जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जिसका डेंसिटी ज्यादा, तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो सबसे पानी का होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू ग्लास के रिस्पेक्ट में, एज कंपेयर टू द ग्लास के रिस्पेक्ट में, एंड ये कम होगा एज कंपेयर टू कार्बन डाइसल्फाइड के रिस्पेक्ट में। तो कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, देखिएगा थर्ड पार्ट कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच वन ऑफ द टू इज ऑप्टिकली डेंसर। तो देखो ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा कौन होगा बेटा, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2.25 है, तो स्पीड ज्यादा किसमें, ये, तो जिसमें स्पीड ज्यादा तो वो क्या हो जाता है बेटा, रेयरर मीडियम हो जाता है, जिसमें स्पीड कम तो ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा, इन दोनों के आपस के रिस्पेक्ट में, है ना। ओके, आगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये आप लिख सकते हैं कि जिसमें स्पीड क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो वो रीजन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसका बी पार्ट, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली एट वाटर ग्लास इंटरफेस व्हेन इट एंटर्स a thick glass container filled with the water, what will happen to the path of ray of light entering to the glass and give the reason। तो सिंपल सी बात है कि ray of light is incident normally at water, है ना, normally at water interface when it enters a thick glass container filled with water। अब thick glass container क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, bent हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, bend हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब ये सेकेंड पार्ट क्या पा रहा है, और में the absolute refractive indices of glass and water is 3/2 and 4/3 respectively if the speed of light in glass is this। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सोल्व कर लीजिएगा एज ए होमवर्क, और कमेंट करके बताइए कि क्या आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखे होंगे कि 10 क्वेश्चंस का हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। तो ये था 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें ह्यूमन आई का डिस्कशन करेंगे। तो आई थिंक ये वाला पार्ट एंजॉय किए होंगे। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस का आंसर आपने करा है ना, एक बार दोबारा से खुद से ट्राई करना कि क्या आपसे ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और मिस्टेक्स कर रहे हो तो कहाँ पे कर रहे हो। तो इस तरीके से एनालिसिस करके कीजिएगा तो आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा विथ ऑल क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।